आईटी शेयरों में आज फिर कमजोरी। कोफोर्ज, एम्फैसिस, विप्रो, परसिस्टेंट में 1 से 2.5% की कमजोरी। कोफोर्ज 2 दिन में 7% फिसला। वेदांता का शेयर लगातार 12वें सत्र में चढ़ा, नई ऊंचाई पर पहुंचा। डीमर्जर को एनसीएलटी से मंजूरी, निवेश के मेगा ऐलान और डिविडेंड से मिला सपोर्ट। सोने में रिकॉर्ड तेजी और बेन कैपिटल के निवेश से मनप्पुरम फाइनेंस में शानदार तेजी, करीब 7% का उछाल। वहीं चांदी में रिकॉर्ड रैली से हिंदुस्तान जिंक में भी तेजी जारी। 3 दिन में हिंदुस्तान जिंक करीब 7% चढ़ा। बायोकॉन से टाइप 2 डायबिटीज की दवा के मार्केट करार की वजह से दौड़ा अजंता फार्मा। शेयर में 2% की तेजी। 26 देशों में सेमाग्लोटाइड के मार्केटिंग के लिए अग्रीमेंट। मैनेजमेंट की मजबूत गाइडेंस से फुल स्पीड में जेबीएम ऑटो का शेयर, करीब 11% की शानदार तेजी। स्टोनपीक खरीदेगी कैस्ट्रॉल। ग्लोबल में ब्रिटिश पेट्रोलियम की 65% हिस्सेदारी, 35% हिस्सा कैस्ट्रॉल के पास बना रहेगा। खबर के बाद इंट्राडे में 9% दौड़ा ये शेयर। सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिलने से करीब 11% दौड़ा विक्रांत इंजीनियरिंग। कंपनी को महाराष्ट्र से 2000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर मिला। नेक्स्ट वीक काफी मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बहुत थिन रहेंगे और 1 महीने बाद फिर बजट भी ड्यू है, जिसके कारण काफी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इन जनरल जैन मंथ में मार्केट में काफी अप्स एंड मूव्स दिखाई देते हैं। जो बजट स्पेसिफिक सेक्टर्स है उनमें काफी फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एंटायर जैन मंथ में हम काफी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं और अर्निंग सीजन भी क्योंकि स्टार्ट हो जाएगी तो मैनेजमेंट कमेंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी फॉलो अप करने के लिए। तो शायद एक क्लियर कट ट्रेंड पोस्ट बजट और अर्निंग सीजन के बाद ही एक इमर्ज होके हमारे सामने आएगी। एब्सोल्युटली अर्निंग सीजन का भी इंतजार है, नए साल का भी इंतजार है और अंडरटोन बुलिश लंबी अवधि के लिए कन्विक्शन जरूर नजर आता है, लेकिन कुछ सेशंस वॉलेटिलिटी के लाजमी भी है। वेकेशन मोड में चल पड़े हैं, एफआईआईज हो चाहे डीआईज हो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड कामकाज बाजार में। वत्सल, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। आप बताएं बाजार की तस्वीर आप फिलहाल कैसी देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक पॉजिटिव चीज की बात करूं जो मैंने ऑब्जर्व की है बाजार में कि पिछले 4 जो हमें एडवांसेस फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिले, तो हमें एक मार्केट जो ब्रेथ लाइन वो भी हमें इनलाइन होती हुई दिख रही है। हालांकि आज के सत्र में हमें ऊपर के लेवल से, जहां पे निफ्टी का एक चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट पे एक रेजिस्टेंस मार्क है 26,200 230 का जोन, वहां पे हमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। पर जो अंडरटोन है, जब तक निफ्टी 26,000 के लेवल के ऊपर, जहां पे हाल में निफ्टी का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, उसके ऊपर रहता है, तब तक मुझे लगता है कि निफ्टी का जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है, निफ्टी सेंसेक्स का अंडरटोन बुलिश रह सकता है। और अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे हमें सेक्टोरियल स्विंग रोटेशन देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक जाना चाहिए और मुझे लगता है कि निफ्टी में एक कंसोलिडेशन ही रह सकता है फॉर अपकमिंग फ्यू सेशंस, बिकॉज निफ्टी में जो हैवी वेट बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसका पार्टिसिपेशन हमें नहीं मिल रहा है अभी, वो एक साइडवेज जोन में चला गया है। तो जब तक बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हमें निफ्टी में एक कंसोलिडेशन, एक मोमेंटम बनता हुआ नहीं देख पाएंगे। फिलहाल निफ्टी के लिए एक इमीडिएट बेसिस पे 26,100 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर 26,300 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। निफ्टी अगर एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग देता है 26,300 के लेवल के ऊपर, तो वहां से हमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है।
और अगर इन एनी केस 26,000 इफ निफ्टी ड्रिफ्ट बिलो 26,000 लेवल्स, तो वहां पे हमें वापस से निफ्टी में एक बेयरिश अंडरटोन देखने को मिल सकता है। चलिएगा, बिल्कुल बाजार पर हमारे एक्सपर्ट्स का नजरिया तो हमने जाना। अब वक्त है सवाल जवाब का, और पहला सवाल कृष्णा का लेते हैं। कोलकाता से सवाल पूछ रहे हैं। स्नेहा, आपसे जानना चाहेंगे IRFC में खरीदारी 2,500 शेयर्स खरीद रखे इन्होंने, 132 के लेवल्स की खरीदारी इनकी। इन पर्टिकुलर IRFC पर राय जरूर जानना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू हैं, लेकिन रेलवे स्टॉक्स ये पूरा हफ्ता काफी अच्छा चले हैं और न्यूज फ्लोज का इम्पैक्ट था, जिसके चलते रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती भी थी। इनकी खरीद के स्तर की अगर बात करें, 121 के लेवल्स पर फिलहाल काम कर रहे हैं। इन्होंने 132 के लेवल्स के इर्द गिर्द खरीदारी की है। क्या राय होगी IRFC में? मानसी, ये अपने बाइंग लेवल से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, और क्योंकि बजट सामने आ रहा है तो ये 1 मंथ में रेलवे स्टॉक्स काफी मोमेंटम में रहेंगे, तो चांसेस है कि इनकी बाइंग प्राइस वापस ये बाइंग प्राइस की तरफ मूव कर जाए। मेरी सलाह रहेगी कि टिल बजट IRFC को होल्ड करिए, बिकॉज न्यूज फ्लोज बने रहेंगे, बट क्लियर कट डायरेक्शन बजट में ही मिलेगा, जहां एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट एलोकेशन कर रही रेलवे की तरफ, उसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो वो एक क्लैरिटी इमर्ज होने के बाद फिर अकॉर्डिंगली कॉल लेना चाहिए। अगर एलोकेशन काफी अच्छी रहती है इस साल, तो IRFC को डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। बट अगर एलोकेशन थोड़ी सबड्यूड रहती है, तो फिर उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय रेलवे स्टॉक्स पर, और इन पर्टिकुलर रेलवे, सरकारी बैंक, ये वो सारे सेक्टर्स है, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, बजट से ठीक पहले फोकस रिडार पर भी आते हैं, और बजट अनाउंसमेंट में भी इन सेक्टर्स में क्या कुछ अनाउंसमेंट होता है इस पर भी नजर रहती है। ठीक उसी तरह इस बार भी बजट से ठीक पहले रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस, ये सारे पॉकेट्स पर नजर है जरूर। हो सकता है अनाउंसमेंट से ठीक पहले भी एक मोमेंटम, और अगर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाए तो फिर बिल्कुल मोमेंटम बेस्ड कामकाज इन तमाम में देखने को मिलेगा। एक और सवाल रेलवे स्टॉक से ही जुड़ा, और वत्सल, ये आपसे सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे। फारूक हुसैन लिखते हैं, टेक्स मार्को रेल के 300 शेयर उन्होंने खरीदे हैं, 150 इनके एंट्री लेवल है, 1 साल का नजरिया वो बनाकर चल रहे हैं, यानी कि लंबी अवधि का निवेश मानकर चला जा सकता है। खरीदारी की है, ये रुक भी सकते हैं। टेक्स मार्को रेल पर राय क्या होगी? तो अगर इनका 1 साल का नजरिया है, तो अगर मैं फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इनके जो बाइंग लेवल्स है, आई थिंक 150, तो वो बाइंग लेवल्स इनको मिल सकते हैं। तो स्टॉक ने अपने जो चार्ट की बात करूं, तो एक डिमांड जोन है, वहां से हमें एक बाइंग इंटरेस्ट वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है स्टॉक में। तो मुझे लगता है इनको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 124, और ऊपर की ओर जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर ये 1 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं, तो ऊपर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 180 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो इनको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 124 का, और अगर यहां से स्टॉक इनका बाइंग प्राइस मिलने की तो पूरी पॉसिबिलिटी है, पर उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 180 190 के लेवल्स भी उनको देखने को मिल सकते हैं। सो चलिए, टेक्स मार्को रेल और ऑल इन ऑल रेलवे स्टॉक्स पर ये एक टेक हमें मिलता हुआ। रेलवे स्टॉक्स पर नजर भी रखेंगे, लंबी अवधि का नजरिया भी हमने जाना, और शॉर्ट टर्म व्यू भी हमारे एक्सपर्ट से हम समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें, बैंक्स, एनबीएफसीज, बैंक्स तो नहीं लेकिन एनबीएफसीज एंड फाइनेंस से जुड़े स्टॉक्स में हमने देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मूव्स थे जरूर। श्रीराम फाइनेंस पर स्नेहा, एक सवाल है हमारे व्यूअर का। गौरव प्रयागराज से लिखते हैं, 100 शेयर्स खरीदे हैं श्रीराम फाइनेंस के, 620 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। आगे आपसे रणनीति जानना चाहते हैं कि पोजीशन का क्या किया जाए। वैसे इनकी एंट्री से आगे चल गया है स्टॉक, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मजबूती थी। लास्ट क्लोज 974 का, इनकी खरीदारी के स्तर जो है 620 के हैं, यानी कि काफी अच्छा मुनाफा, ऑलमोस्ट 35,000 का मुनाफा ये देख रहे हैं। क्या राय होगी? मेरी राय रहेगी कि आप 1000 के लेवल के आसपास इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और बाकी इसे थोड़े से और लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज अभी जो कंपनी ने रिसेंट फंड रेजिंग की है वो उसके बैलेंस शीट को और स्ट्रेंथन करेगी, क्योंकि उनकी कैपिटल बेस काफी स्ट्रांग हो जाएगी, तो इससे ये काफी अच्छी बड़ी लेंडिंग और कर सकेंगे। एंड प्लस आरबीआई की जो रेट कट्स जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो उससे इनके जो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट है वो काफी
काफी नीचे आ रहे हैं, जिससे कि इनके जो निम्स है वो एक्सपैंड होगी। तो जहां पे हायर लेंडिंग के थ्रू इनकी ओवरऑल जो डिसबर्समेंट की एयूएम है वो एक्सपैंड होगी, वहीं पे निम एक्सपेंशन भी साथ ही साथ देखेंगे। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई देगा। हम 25% प्लस प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years। और ये सारे इनिशिएटिव्स उसके आरओएच को भी एक्सपैंड करेंगे टुवर्ड्स ऑलमोस्ट 4%। तो ऑल इन ऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा फेयर वैल्यूएशन पे जरूर है। इसके लिए मैं सलाह दूंगी कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, बट कंप्लीटली नहीं निकले, क्योंकि लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 1000 के लेवल्स पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय फिलहाल आपको श्रीराम फाइनेंस पर मिल रही है। यहां से कन्विक्शन है, इसी के चलते पार्ट प्रॉफिट बुक करने की राय फिलहाल हमें मिलती हुई। एक और सवाल अमित द्विवेदी का है ओला इलेक्ट्रिक पर। वत्सल 300 शेयर्स खरीदे हैं, 49 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं। और ओला इलेक्ट्रिक अगर देखें इनकी खरीद से तो नीचे गया है, 35 रुपए 30 पैसे के आसपास लास्ट क्लोज हमने देखा। हालांकि तेजी भी थी स्टॉक में, लेकिन इन्होंने खरीदारी ऊंचे लेवल्स पर की है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में मजबूती का रुझान दिखा जरूर है, लेकिन ये करीब 4000 का नुकसान देख रहे हैं। क्या राय होगी? ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो पिछले कुछ सेशन में हमें एक न्यूज ड्रिवन मूवमेंट ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिला है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है 31 के लेवल पे। हालांकि अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो बहुत ज्यादा, मतलब 10 to 12% होता है ये। पर मुझे लगता है कि अगर इनको कोई भी राइज मिलता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 37 और इवन 40, तो उनको इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए। फिलहाल स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 31 का। तो यही राय है कि अगर आपको कोई भी राइज मिलता है तो यहाँ पे आप एग्जिट कीजिए। अगर आपको 37 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो स्टॉक में। ओला इलेक्ट्रिक पर ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। स्नेहा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बजट रिलेटेड स्पेसेस एंड सेक्टर्स की, डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग पर भी फोकस रहता है। शिप बिल्डिंग स्पेस में गार्डन रीच शिप बिल्डर पर एक व्यूअर का सवाल है। संभाजी लिखते हैं उन्होंने खरीद रखे हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर जीआरएससी के स्टॉक 25, 3133 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। नुकसान है और सवाल यह कि रिकवरी कब होगी। हालांकि डिफेंस शिप बिल्डिंग काफी अच्छा चले थे, ऑर्डर विंस की खबरें भी ढेर सारी आई। एक अच्छी रैली देखने के बाद फिर हमने देखा एक ब्रीदर लिया है इन स्टॉक्स ने, डाउनसाइड भी देखी है। जीआरएससी पर राय क्या होगी? ये जीआरएससी मैं कवर तो नहीं करती हूँ, बट जीआरएससी भी मोमेंटम में रहना चाहिए एटलीस्ट इन द नियर टर्म। जैसा आपने कहा के पहले इस सेक्टर में भी हलचल बनी रहेगी। तो मेरी तो राय यह रहेगी कि जो भी बजट रिलेटेड सेक्टर्स स्टॉक्स हैं उनमें अभी बने रहिए। जैन मंथ में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तब उसमें से निकलने की कोशिश करिए, बट एटलीस्ट अभी हड़बड़ में ना निकल के निकलेंगे, या पोस्ट बजट जब एक बार अनाउंसमेंट हो जाए, थोड़ी सी क्लैरिटी इमर्ज हो जाए, फिर उसमें कॉल लेंगे तो ज्यादा सही रहे। ये एक राय फिलहाल हमें मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले सेगमेंट का रुख करेंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, यानी कि वीआईपी शेयर। हमारे एक्सपर्ट से अब जानते हैं। वत्सल, बताएं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक कैटेगरी में कौन सा वीआईपी शेयर आज आप सुझाकर जाएंगे? तो सबसे मेरे 3 स्टॉक रहेंगे। तो पहला रहेगा मेरा शारदा एनर्जीज। शारदा एनर्जीज को आप बाय कर सकते हैं 536 के लेवल पे। 515 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। ऊपर की ओर जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 560 के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है, 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इस पे एक पॉजिटिव बायस बन रहा है। दूसरा एक कॉल रहेगा रेलवे सेक्टर से आरवीएनएल। तो सेम सेटअप है, स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है, 3 फॉलो अप बाइंग सेशन देके स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक में स्ट्रेंथ जारी रह सकती है और बिल्डअप हो सकती है। तो 345 पे बाय रहेगा, वेरी शॉर्ट टर्म कॉल रहेगा। 336 का एसएल रहेगा, 360 का टारगेट रहेगा। तीसरा है चंबल फर्टिलाइजर।
तो स्टॉक को आप 473 के लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, 451 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं, 500 का टारगेट रहेगा। सेम सेटअप है, स्टॉक ने फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद अपने क्रूशियल शॉर्ट टर्म 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसलिए स्टॉक में एक पॉजिटिव बायस बन रहा है। चलिए, तो बिल्कुल एक नहीं, दो नहीं, 3 आइडियाज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर वत्सल की तरफ से हमें मिलते हुए। स्नेहा, आप बताएं आपके आइडियाज क्या होंगे? मेरी पहली पिक है यूपीएल। तो बजट को नजर में रखते हुए मैं ये स्टॉक दे रही हूँ। एंड मोरओवर जो सेकंड हाफ है FY26 के, इसमें कंपनी के काफी शानदार नंबर एक्सपेक्टेड है। Q2 में भी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखे थे एंड ये सेकंड हाफ भी कंपनी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम में अच्छी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एंड प्लस अगर देखें तो कंपनी ने अपने जो ओवरऑल बैलेंस शीट को क्लीन अप किया है पोस्ट बॉन्ड रिपेमेंट, तो उससे भी काफी ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। वर्किंग कैपिटल काफी डिसिप्लिन है। तो इन सब को नजर रखते हुए अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील सक्सेसफुल रहता है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। प्लस बजट में कुछ भी अगर एग्री रिलेटेड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आते हैं तो कंपनी के वॉल्यूम को ही और फर्दर सपोर्ट करेगा। तो इसको नजर में रखते हुए हम यूपीएल को टारगेट कर सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 820। मेरी दूसरी पिक रहेगी पीएनबी हाउसिंग। तो पीएनबी हाउसिंग में जो रिसेंटली अभी सीईओ के अनाउंसमेंट हुआ है, तो एक बहुत बड़ा हेडविंड कंपनी के लिए रिजॉल्व हो गया है। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो ओवरऑल जो कंपनी की फाइनेंशियल्स है काफी हेल्दी है। एक सीईओ के एग्जिट के बाद एक कंसर्न जो रेज हुआ था उसके कारण स्टॉक में एक अच्छी खासी हमने करेक्शन देखी थी। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। प्लस अगर हम ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो इनकी जो ओवरऑल रिटेल लोन बुक है उनमें अच्छी 18-20% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये कंपनी भी निम एक्सपेंशन विटनेस करेगी क्योंकि ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड होने से इसे देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1080। एब्सोल्युटली। चलिए, अब इस शो को समेटने का समय हो चुका है। वत्सल, स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति और साथ ही वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।